चलिए, जो हम बात करने जा रहे हैं आप सभी के साथ, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं भैया। आज है दिन मंडे और है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है चैप्टर नंबर 5 है यूनिट 3 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ध्यान से समझना। यूनिट 3 जब आप देखने वाले हो अपने मॉड्यूल में, और उसका जब हम बात करें किसकी चैप्टर नंबर 5 में, तो चैप्टर नंबर 5 का नाम है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसको हमको समझना है। सबसे पहले आप इसका एएस याद कर लो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? 30। एएस का मतलब एक तरीके का नियम और कानून आप समझ सकते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट हम बात करने जा रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसका कौन सा है भैया? 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में बात करूं तो इस चैप्टर से भैया 10 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 15 नंबर, इवन 20 नंबर, 15 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर, इस तरीके के भैया क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं। ध्यान से इस चीज को समझो। चैप्टर नंबर कौन सा है भैया? 5। यूनिट कौन सी है? 3rd। एक बार जाके अपने मॉड्यूल में इसको देख लेना। और जो चैप्टर का नाम है वो है भैया अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। कोई अगर पूछ ले इसका एएस कौन सा, तो हम बोलेंगे भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? 13। और भैया पिछले सालों में बहुत क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रखे हैं अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब यार सिंपल अगर आप कोई मुझसे पूछो भैया इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है ना, तो मैं उसको बोलूंगा इन्वेस्टमेंट का मतलब है भैया निवेश। निवेश किस चीज में भैया? हम प्रॉपर्टी पर हम निवेश कर सकते हैं, हम बैंक एफडीज वगैरह पे हम निवेश कर सकते हैं ना। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो इन्वेस्टमेंट आप तभी करोगे जब आप इनकम कमाओगे, जब आपके पास कोई इनकम का कोई सोर्स होगा, जहां से आपके पास इनकम आ रही होगी ना, उसी के ही बाद आप इन्वेस्टमेंट करोगे। ठीक है, एक यहाँ पर जरा ध्यान से हम समझते हैं कि हमारे पास कोई एक इन्वेस्टर है। अब मीनिंग में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हमने कहा हमारे पास एक इन्वेस्टर है, हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं? वो असेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर जैसे देखो वो जो असेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि भैया क्यों कर रहे हैं, क्या है इनके दिमाग में ऐसा कि जो ये इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कहाँ पर भैया? असेट्स पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं ये? ऐसा हो सकता है कि भैया ये वहां से अपनी कोई अर्निंग का सोर्स करना चाह रहे हो, है ना, अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ, ताकि इनको भैया डिविडेंड्स मिल जाए। डिविडेंड्स काय पर मिलते हैं? वेरी गुड, शेयर्स में आपको डिविडेंड मिलते हैं, इंटरेस्ट मिल जाए। क्या पता किसी कंपनी का डिबेंचर्स बॉन्ड्स वगैरह खरीदे हो, तो भैया वहां से इंटरेस्ट भी मिल सकता है, रेंटल्स भी मिल सकता है। कि सपोज करते हैं हमने कोई हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर ली और मैंने उसको रेंट पे दी है, तो मुझे वहां से रेंटल इनकम भी मेरी हो सकती है। तो इसलिए भैया हम इन्वेस्टमेंट करते हैं काय पर भैया? असेट्स में। किस लिए? कि ताकि मेरी इनकम किसी तरीके की कोई जनरेट हो जाए, या फिर मेरे दिमाग में रहेगा कि भैया कैपिटल एप्रिशिएट हो जाए। जैसे कि सपोज करते हैं मैंने कहा कि मैंने प्लॉट ऑफ लैंड परचेज करा और मुझको पता है कि आने वाले 2 या 3 सालों पर इसके रेट अब बढ़ जाएंगे। सपोज करो मैंने कोई लैंड परचेज करा, मान लो 20 लाख रुपए का, मुझको लगता है कि 3 साल बाद मैंने जो अपने 20 लाख रुपए निवेश करे थे उसमें से मुझको कितने रुपए मिल जाएंगे? 40 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो एक तरीके का भैया ये क्या है? कैपिटल एप्रिसिएशन है। और भी बेनिफिट्स हमारे पास हो सकते हैं। सिंपल सी बात है कि भैया मीनिंग में हम इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं असेट्स में? तो यही एक कारण है कि हम अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, जैसे डिविडेंड्स, इंटरेस्ट या फिर रेंटल्स के तौर पर। हमारे दिमाग में कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो सकता है, और भी बेनिफिट्स हमारे पास हो सकते हैं। एक चीज का यहाँ पे ध्यान से समझना है, भैया नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। ये क्या है कि असेट्स हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड। ध्यान से समझना, जो भी असेट्स आपके पास स्टॉक इन ट्रेड पर है वो हमें इन्वेस्टमेंट पर काउंट नहीं करते हैं। ध्यान से समझो, मैंने कहा कि जो भी असेट्स अगर वो स्टॉक इन ट्रेड है तो भैया हम उन्हें इन्वेस्टमेंट पे काउंट नहीं करते हैं। ये बहुत ही सिंपल नोट है, बहुत ही ज्यादा सिंपल नोट है। जैसे मैंने बात करी किसी भैया, मैंने कहा अगर कोई भैया कार कंपनी है, आप किसी अगर कार शोरूम में जाएंगे तो वहां पे आपको कार बहुत सारी आपको वहां पे कार दिख रही हैं, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट पर आएगा? आंसर है नहीं भैया नहीं। वो तो उस कार कंपनी के लिए क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। तो वो भैया असेट्स में नहीं आने वाला है। सॉरी, असेट्स हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड वो इन्वेस्टमेंट पर नहीं आएगा। हम बोलेंगे कि जो कार कंपनी के पास जो कार से भैया वो काय के लिए बेचने के लिए, तो काय पर आएगा? स्टॉक इन ट्रेड पर आएगा। ठीक है, इसी सेम तरीके से हमारे पास हमने इन्वेस्टमेंट को कैटेगराइज करा है, असेट्स हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इनकम। ध्यान से समझना, हमने क्या करा? असेट रखे हुए। क्यों रखे हुए भैया? अपने असेट संपत्तियां रख के क्या ही मिल जाएगा आपको? तो हमने कहा भैया हमारे पीछे जो पर्पस है वो ये है कि भैया हम इनकम कमाना चाहते हैं। क्या कमाना चाहते हैं भैया? हम इनकम कमाना चाहते हैं। हमारी जो इनकम है वो रेवेन्यू नेचर की भी हो सकती है और कैपिटल नेचर की भी हो सकती है। अभी हम स्टार्ट आपके साथ रेवेन्यू नेचर से करेंगे, उसके बाद हम कैपिटल नेचर पर आपके साथ चर्चा करेंगे। तो फिलहाल मैं बात करने जा रहा हूं कि भैया रेवेन्यू नेचर की इनकम
इनकम किस किस तरीके से हो सकती है। आपने कहा कि भैया मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। क्या खरीदे हैं भैया? आपने कहा कि मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और वो कंपनी मुझको क्या देती है भैया? डिविडेंड। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? आपके लिए भैया ये क्या है? इनकम है। इन्वेस्टमेंट का पेपर करा था आपने शेयर्स पर, और इस शेयर्स पे इन्वेस्टमेंट करने के वजह से आपने इनकम कमाई। किस रूप में? डिविडेंड के रूप में। वेरी गुड। दूसरा आपने कहा कि भैया मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह खरीद रखे हैं और वहां से मुझको कंपनी क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। तो क्या ये आपकी इनकम है? बिल्कुल ये आपकी इनकम है। आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ, बिल्कुल आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ भैया डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में, जिसके बदले पर आपको क्या मिल रही है? इंटरेस्ट इनकम मिल रही है। इसी सेम तरीके से आपने कहा भैया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ध्यान से इस चीज को समझना, आगे मैं इसमें थोड़ी सी और चर्चा करूंगा। आपने किसी प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, जैसे कि किसी लैंड पर या फिर बिल्डिंग पर, और वहां से आपको रेंटल्स इनकम आ रही है, तो ये भी आपका एक तरीके से क्या हो जाएगा? इनकम। वो सॉरी, क्या हो जाएगा? इनकम। कौन सा भैया? रेंटल्स आपकी इनकम हो जाएगी। और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे तो हमने कहा कि भैया जो हमने प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे कि जो हमने लैंड पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है या जो हमने बिल्डिंग पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि भैया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है? ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है? तो मैंने कहा चलो इस पे हम बात करते हैं। ध्यान से समझना, आपका ना सबसे पहले इंटेंशन समझना आना चाहिए कि भैया जो मैं निवेश कर रहा हूं उसके पीछे मेरा इंटेंशन क्या है। इंटेंशन क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करते हैं कि अगर मैंने भैया बिल्डिंग परचेज करी। क्या मैंने बिल्डिंग परचेज करी? बिल्कुल, मैंने कहा कि भैया मैंने बिल्डिंग परचेज करी, तो मैं उसको 3 कैटेगरी में आपके साथ डिवाइड कर सकता हूं। सिंपल मैंने कहा फिक्स्ड असेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट, रेंटल्स और इन्वेस्टमेंट के तौर पर या फिर करंट असेट्स के तौर पर। एक एक करके हम चर्चा करते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं कि मैंने कोई बिल्डिंग परचेज करी, मैं उसको फिक्स्ड असेट्स की कैटेगरी में, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आगे हम इसमें बहुत चर्चा करने वाले हैं। मैंने क्या करा भैया? बिल्डिंग परचेज करी। मेरा इंटेंशन क्या है भैया? इसका क्या मेरा इंटेंशन इसका बेचने का? नहीं भैया नहीं, ये तो मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली। सपोज करते कि मैंने कोई बिल्डिंग परचेज कर ली या मैंने कोई लैंड परचेज कर लिया। क्या मेरा इंटेंशन इसको बेचने का है? आंसर है नहीं भैया नहीं, मेरा इंटेंशन इसको बेचने का नहीं है। मेरा इंटेंशन इसको बेचने का नहीं है। क्या मेरा पर्पस इसको बेचने का है? नहीं भैया नहीं, बस मैंने एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसको रख लिया है। समझ में आ गया? तो मैं इसको कहां पर रखने वाला हूं? मैं इसको रखने वाला हूं भैया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, पीपीई में। अच्छा, अगर भैया मेरे दिमाग में चल रहा, मेरा पर्पस है कि भैया मैं इससे रेंटल इनकम कमाऊंगा। ध्यान से समझना, मैंने बिल्डिंग परचेज कर ली और मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? मेरा पर्पस क्या है कि भैया मैं इससे रेंटल इनकम कमाऊंगा, या फिर मेरे दिमाग में चल रहा है कि कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाएगी। मतलब कि जितना भी पैसा मैंने इस बिल्डिंग को खरीदने पे लगाया वो कुछ टाइम बाद बढ़ जाएगा। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? कैपिटल एप्रिसिएशन बोल रहा हूँ। अगर मेरा पर्पस ये या मेरा इंटेंशन दिमाग में ही है तो मैं इसको किस कैटेगरी में रखने वाला हूँ? इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में रखने वाला हूँ। अब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अब आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी समझ में आ रही है? मेरा इंटेंशन क्या है? मेरा इंटेंशन है भैया रेंटल्स कमाने का। मैंने कोई जमीन में निवेश कर दिया या मैंने बिल्डिंग में कोई निवेश कर दिया, मेरा इंटेंशन क्या है कि भैया मुझे रेंटल्स आए इन, तो भैया कौन सी क्या बोलूंगा मैं इसको? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर ही आएगा। समझ में आई बात? सबकी ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होती है। अब मैंने कहा कि भैया मैं तो रियल एस्टेट डेवलपर हूं, मैं तो भैया बिल्डिंग खरीदता हूं, बेचता हूं, परचेज करता हूं, सेल करता हूं, परचेज करता हूं, सेल करता हूं। मैं बिल्डिंग को परचेज करूंगा फिर बेचूंगा, मैं बिल्डिंग को परचेज करूंगा फिर बेचूंगा। यही मेरा काम है कि भैया बिल्डिंग को परचेज करना, फिर उसको बेचना, परचेज करना और बेचना। तो उस केस में भैया वो स्टॉक इन ट्रेड हो जाएगा करंट एसेट। जैसे कि मैंने अब इससे पहले कार वाला एग्जांपल दिया था, वो भी सेम इसी कैटेगरी पर आ जाएगा। कार कंपनी के पास जो कार थी, आप कार के शोरूम में गए, कार के शोरूम में जो आपको भैया कार दिख रही है वो क्या भैया? स्टॉक इन ट्रेड पर आ जाएगा। लेकिन जो मेरी पर्सनल कार है वो स्टॉक इन ट्रेड पर नहीं आएगी, वो कहां पर आ जाएगी? फिक्स्ड असेट्स पर आ जाएगी। तो इस तरीके से सोचना है कि भैया बंदे का पर्पस क्या है, इंटेंशन क्या है उसका। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट को। आप इसको भी ध्यान से समझो, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग, कि मैं कितने समय तक होल्ड करना चाहता हूं इन्वेस्टमेंट को। ध्यान से समझना, अगर भैया मैंने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, एक और आप उसी क्लासिफिकेशन को समझो कि मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग, कि मैं कितने समय तक होल्ड करना चाहता हूं भैया इन्वेस्टमेंट को। उसके बेसिस पर हमने 2 तरीके में बात करी है। मैंने कहा भैया एक हो जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा हो जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ध्यान से समझना, एक हो जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट या फिर हम इसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। ध्यान से समझना, मैं अब क्लासिफिकेशन कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट की, किसके बेसिस पर? पीरियड ऑफ होल्डिंग्स के बेसिस पर। इससे पहले जो मैंने जो क्लासिफिकेशन करी थी वो किसके लिए था?
असेट्स हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इनकम के बेसिस पर था। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर है? होल्डिंग। मेरी इंटेंशन क्या भैया सिर्फ ये है कि मैं उसको खरीदूंगा और बेचूंगा। क्या करंट इन्वेस्टमेंट बोलूंगा मैं उसको? बिल्कुल हम उसको करंट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हम बोलेंगे। कब बोलेंगे? कि अगर भैया मेरी इंटेंशन है उसको होल्ड करने की 1 साल से कम के लिए। ध्यान से समझना, अगर मेरी इंटेंशन है कि मैं उसे सिर्फ 1 साल से कम पीरियड के लिए होल्ड करूंगा तो वो कहां पर आ जाएगा? करंट इन्वेस्टमेंट या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के नाम से मैं उसको जानने वाला हूं। ध्यान से समझो, अगर मैंने कहा कि भैया करंट इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कब होगा? कि जब मेरी इंटेंशन है कि भैया मैं इसको 1 साल से कम होल्ड करूंगा। समझ में आया? दूसरा है कि भैया अगर मेरी इंटेंशन है कि मैं इसे लॉन्ग टर्म रखने वाला हूं, मैंने किसी प्रॉपर्टी पर निवेश कर दिया, मैंने किसी जमीन पर निवेश कर दिया, मैंने किसी बिल्डिंग पर निवेश कर दिया और मैंने कहा कि भैया मैं इसको लॉन्ग टर्म रखूंगा। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? 1 साल से ज्यादा का पीरियड भाई लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। 1 साल से जो ज्यादा का पीरियड है भैया वो किस में आ जाएगा? लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है भैया? इंटेंशन क्या है आपकी? तो अगर भैया मैंने कहा कि मान लो अगर शॉर्ट है, ध्यान से इस चीज को समझना, मैंने कहा अगर भैया शॉर्ट टर्म के बारे में बात करो, मतलब 1 साल से कम रखने की मेरी अगर इंटेंशन है तो मैं उसको वैल्यू करूंगा, वैल्यू एट कॉस्ट, वैल्यू एट लोअर। ध्यान से इस चीज को समझो, लोअर पे ध्यान देना है भैया। लोअर का मतलब क्या है? मैंने कहा भैया आपको 2 चीजों में तुलना करनी है। किस किस पे हमको तुलना करनी है? हाँ, तो हमको तुलना करनी है भैया कॉस्ट में और उसकी मार्केट वैल्यू या फिर फेयर वैल्यू। ध्यान से समझना, किस पे ध्यान रखोगे? कॉस्ट में, कि मेरी उसकी कॉस्ट क्या आई और उसकी मार्केट वैल्यू क्या आई। मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू के बीच में स्लाइटली डिफरेंस होता है, उनको हम बाद में जाके चर्चा करेंगे। ध्यान से इस चीज को समझो, मैंने वैल्यू करना है भैया किस चीज पर? मैंने लोअर देखना है। किस चीज का लोअर देखना है भैया? कॉस्ट का लोअर देखना है या फिर मार्केट वैल्यू का लोअर देखना है? हमें बात समझ में नहीं आई तो मैंने कहा एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। चलो, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स करें। ध्यान से समझना, मैंने कर दिया भैया शेयर्स पे निवेश। किस पे निवेश कर दिए भैया? शेयर्स पर मैंने निवेश कर दिए। किस पे निवेश कर दिए? अरे भैया शेयर्स पर। कौन सी कंपनी के? एक्स कंपनी के मैंने शेयर्स खरीद लिए। ठीक है भैया, मैंने एक्स कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। अब ध्यान से समझो, जो उसकी कॉस्ट थी वो कितनी थी भैया? 150 रुपए। मैंने खरीदे कितने के? 150 रुपए। और जो उसकी फेयर वैल्यू थी वो थी 31 मार्च को 170। समझ में आ गया मेरी बात? एक आगे भैया 150, एक आगे भैया 170। तो क्वेश्चन आता है कि भैया इन दोनों में से आप किसको रिकॉर्ड करने वाले हो? मतलब किस वैल्यू पर आप रिकॉर्ड करोगे? क्या आप 150 रुपए में रिकॉर्ड करोगे या आप 170 पर रिकॉर्ड करोगे? तो आंसर आता है भैया 150। आप समझ में आ रही है बात? आंसर आता है भैया क्या? 150। समझ में आई? तो ये देखो, वैल्यूड एट कॉस्ट, वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस। दोनों में से जो भी कम होगा। आपको किस किस की तुलना करनी है? आपको तुलना करनी है भैया कॉस्ट की और मार्केट वैल्यू की। दोनों में से जो भी लोअर होगा उसमें रिकॉर्ड कर देना। ऐसे आपने कहा भैया कॉस्ट कितनी है? 150, मार्केट वैल्यू कितनी है? 170। दोनों में से कम कौन? आपने कहा 150, तो मैंने कहा भैया 150 पर रिकॉर्ड कर देना। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और केस देखते हैं। मैंने कहा इस कॉस्ट है कितनी भैया? 150, लेकिन उसकी मान लो मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू हो गई 110। अब किस में रिकॉर्ड करूँ? आपने कहा सिंपल है, 110 में रिकॉर्ड करो। मैंने कहा क्यों? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे सीख लिया वैल्यू डेट लोअर ऑफ अ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए जी, आगे हम देखते हैं कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैंने क्या बताया? जहां पर मेरी इंटेंशन है भैया 1 साल से ज्यादा रखने के लिए। इंटेंशन क्या है कि भैया मैं उसको अपने पास 1 साल से ज्यादा रखूंगा। तो इसमें क्या है? वैल्यू डेट कॉस्ट। आपको किस में वैल्यू करनी है भैया? कॉस्ट में करनी है। क्या हमको मार्केट वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है? नहीं भैया नहीं, मत करो। वैल्यू डेट कॉस्ट, इस चीज को भी समझाऊंगा, पहले यहाँ पे समझो किस में करना है? वैल्यू डेट कॉस्ट में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कॉस्ट थी मान लो 150 रुपए, फेयर वैल्यू कितनी आ रही? 170। में किस में रिकॉर्ड करूंगा? कॉस्ट में, कॉस्ट में, कॉस्ट में। तो मैं 150 में रिकॉर्ड उसको कर लूंगा। दूसरी भैया 150 आई, ठीक है, लेकिन भैया मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 140। में किस में रिकॉर्ड करूंगा? एट कॉस्ट। 150 में, 150 में। क्योंकि आपको पता है मैंने भैया इंटेंशन मेरा लॉन्ग टर्म रखने के लिए, मुझको पता है कि इसकी वैल्यू कम ज्यादा होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। तो ये घबराने की बात नहीं है भैया। मैं काय पर रिकॉर्ड करूंगा? 150 पर ही इसको रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन अब यहाँ पर एक क्लॉजेस को यहाँ पे ध्यान से समझना। क्या बात करी गई? उन्होंने कहा अनलेस देयर इज अ परमानेंट डिक्लाइन। अगर हमको लग रहा है कि भैया किसी कंपनी में तो परमानेंट डिक्लाइन हो रही है, बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन हो रही है और आने वाले समय पर मुझको ऐसा लग रहा है कि भैया ये रिकवर नहीं मार पाएगी। ध्यान से समझना, स्पेशल केस है। स्पेशल केस किस तरीके का है कि मैंने कहा अनलेस देयर इज अ परमानेंट डिक्लाइन। अगर आप इसे लॉ में पढ़ के देखोगे तो किस तरीके से लिखा हुआ? अदर देन टेम्परेरी। ये वाली लाइन लिखी हुई है भैया बुक में, अदर देन टेम्परेरी। ध्यान से समझो, अदर देन टेम्परेरी। अगर आप इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में देखोगे तो वहां पे क्या वर्ड दिखने वाला है? अदर देन टेम्परेरी। समझ में आया? कैसी कंडीशन के बारे में बात कर रहे हो
मैंने कहा भैया कॉस्ट तो मान लो मेरी 150 ही थी, ठीक है, लेकिन अब मुझको लग रहा है इस कंपनी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है भैया, और इसके भैया मार्केट में मुझे 70 ही रुपये मिलेंगे। समझ में आ रहा, परमानेंट नेचर ऑफ डिक्लाइन मुझको देख के लग गया है कि भैया अब आने वाले इसमें रिकवरी के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम ये कंपनी रिकवर कर पाएगी, बहुत ही हालत बहुत खराब हो गई। समझ में आया? तो इस केस में मैं काय पर रिकॉर्ड करूंगा, अब मैं इसको 70 पर रिकॉर्ड करूंगा और मैं 80 रुपये का लॉस बुक करूंगा। समझ में आया? किसमें रिकॉर्ड करूंगा? 70 में, और 80 रुपये का मैं लॉस बुक करूंगा। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आ रही है बात समझ में कि परमानेंट नेचर का जब डिक्लाइन आएगा तो देख लोगे, समझ में आया? अदर देन टेम्परेरी कब किस किस में रिकॉर्ड करना है। चलिए ठीक है, अगली क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट की समझ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एक और क्लासिफिकेशन आप समझ लो, इन्वेस्टमेंट की किस बेसिस पर है भैया? इनकम के बेसिस पर है। किस बेसिस पर है? इनकम के बेसिस पर। किस बेसिस पर? इनकम के बेसिस पर, ठीक है। तो इनकम के बेसिस पर हम समझते, एक तरफ आ जाएगा फिक्स्ड इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट। ये जो सिक्योरिटीज होती है ना, हम इन्हें स्क्रिप्ट के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया? जो सिक्योरिटीज है हम इन्हें स्क्रिप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने कहा फिक्स्ड इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट या सिक्योरिटीज, जिसको मैं बोलूंगा FIBS। क्या बोलूंगा? FIBS। समझ में आ गया? फिक्स्ड इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट या फिर सिक्योरिटीज, FIBS। और दूसरी आ जाएगी वेरिएबल इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट या सिक्योरिटीज, तो WIBS। तो समझ में आ गया, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, क्या आपकी इनकम फिक्स्ड है, क्या आपकी इनकम वेरिएबल है, इसके बेसिस पर भी हमने क्लासिफिकेशन कर रखी है। भैया कैसे? मैंने कहा अगर भैया आपने डिबेंचर्स पर इन्वेस्ट करा है, बॉन्ड्स पर करा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर करा है, तो इसमें तो आपको इंटरेस्ट फिक्स्ड ही रेट से मिलता है ना भाई। अगर आपने डिबेंचर्स पर निवेश करा है, बॉन्ड्स पर करा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर करा है, तो इसमें मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो तो फिक्स्ड रेट से ही मिलता है। तो कहां पर आ जाएगा? फिक्स्ड इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट या सिक्योरिटीज, FIBS में आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में, ठीक है। दूसरा है वेरिएबल इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट या सिक्योरिटीज, WIBS। जैसे हमने इक्विटी शेयर्स किसी के कंपनी के खरीद लिए, तो भैया वहां पे मुझको क्या मिलता है? डिविडेंड, और डिविडेंड कोई फिक्स तो होता नहीं। आ रही बात समझ में? आनी आ रही? बेसिक्स चीजें रिवाइज हो रही है या नहीं हो रही? तो हमने इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर क्या बता दिया, मैंने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। तो आपको फिक्स्ड इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट से सिक्योरिटीज को ध्यान में रखना है, FIBS, या फिर वेरिएबल इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट सिक्योरिटी, WIBS। फिक्स्ड में आपको समझ में आ गया है भैया कैसा? डिबेंचर्स, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट समझ में आ गया। और जब मैं वेरिएबल इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट सिक्योरिटीज के बारे में बात करूँ तो इक्विटी शेयर, डिविडेंड समझ में आ गया। सब पे हम चर्चा करेंगे धीरे 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 धीरे। फिलहाल हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं? फिक्स्ड इनकम से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फिक्स्ड इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट या फिर सिक्योरिटीज, FIBS। फिक्स्ड इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट या फिर सिक्योरिटीज, FIBS। किस तरीके से एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना। हमने कहा कि भैया ये है रवि जी, और रवि जी कौन है भैया? इन्वेस्टर। रवि जी कौन है भैया? इन्वेस्टर। एक साल है जो स्टार्ट हुआ 1/4/2022 से 31/3/2023 तक। 1/4/2022 से 31/3/2023 तक। 1/4/2022 से 31/3/2023 तक। और कोई कंपनी है, रवि जी ने क्या करा कि भैया इन्वेस्टमेंट कर दिया 12% डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड में। ध्यान से समझना, रवि जी ने इन्वेस्टमेंट करा। रवि कौन है भैया? इन्वेस्टर है। इन्वेस्टमेंट करा किस चीज में करा भैया? 12% डिबेंचर्स पर करा है। 12% डिबेंचर्स कौन सी कंपनी है? एक्स लिमिटेड कंपनी में। क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा धीरे धीरे सुनो। एक्स, ये भैया कौन है? रवि। रवि कौन है भैया? इन्वेस्टर। रवि ने क्या करा? इन्वेस्टमेंट किस चीज में करा? 12% डिबेंचर्स में। कौन सी कंपनी थी? एक्स लिमिटेड। अब समझ में आया? हाँ जी। एक कंपनी बोलती है कि भैया हम 30 सितंबर को और 31 मार्च को भैया क्या देंगे? इंटरेस्ट। पता है ना आपको डिवेंचर में क्या मिलता है? इंटरेस्ट। हाँ जी। कब? 30 सितंबर को, 31 मार्च को। समझ में आ गई बात या नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है। रवि जी कौन है भैया? इन्वेस्टर हैं। रवि जी कौन है भैया? इन्वेस्टर है। इन्होंने भैया इन्वेस्टमेंट करा हुआ, किस चीज में करा हुआ? 12% डिबेंचर्स में। कौन सी कंपनी थी? एक्स लिमिटेड थी। कंपनी बोलती है कि भैया हम 30 सितंबर और 31 मार्च को क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। तो रवि जी के चेहरे पर आपको क्या दिखने वाली है? खुशी। समझ में आया? लेकिन इन्होंने भैया ये परचेज कब करे? 1 जून को परचेज करे। ध्यान से समझना, इन्होंने परचेज कब करे? यहाँ कहीं, यहाँ पे कहीं कब? 1 जून को इन्होंने परचेज करे। ठीक है जी। कितने करे? 500 डिबेंचर्स परचेज करे, जिनकी फेस वैल्यू क्या थी? 100 रुपये। क्या इन्होंने 100 रुपये में परचेज करे? ध्यान से मेरी बात समझो। फेस वैल्यू तो डिबेंचर्स की 100 रुपये है, लेकिन क्वेश्चन आता है क्या रवि जी ने 100 रुपये में परचेज करे? हमने कहा नहीं भैया नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि वो 100 रुपये में परचेज करें, ऐसा भी हो सकता है कि 100 से ज़्यादा में परचेज करे, 100 से कम में परचेज करे। तीनों ही सिचुएशन बन सकती है ना। तो हमने कहा कि भैया 1 जून को रवि जी ने किससे परचेज करे? मिस्टर ए से। किससे परचेज करे?
मिस्टर ए से एक्स कंपनी के 12% डिवेंचर किससे परचेस करें? मिस्टर ए से। कितने रुपए में परचेस करें? 107 रुपए में, 107 पर। अब ये जो पूरे आप चैप्टर को जब आप पढ़ रहे हो तो आप किसकी किताबों में बात करोगे? हमने कहा हम इन्वेस्टर की किताबों की बात करेंगे, इन्वेस्टर की किताबों पर, मतलब हम रवि की किताबों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो एंट्री देखते हैं। 1/6/2022 को क्या करा, कितने डिबेंचर खरीदे भैया? 500 डिबेंचर खरीदे। एक डिबेंचर कितने का? 107 रुपए का। तो जब आप 500 को 107 से मल्टीप्लाई करते हो, आप बोलोगे 500 मल्टीप्लाई बाई 107, आंसर आ रहा 53,500। समझ में आ गया? हमने रूल क्या लगा दिया? a प्लस ए माइनस का रूल लग गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं भैया नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कब परचेस करे इन्होंने? हमने कहा कि भैया इन्होंने यहाँ पर कहीं परचेस करे 1 जून को। कब? 1 जून को, 1 जून 22 में, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात समझना, जब ये परचेस करेंगे ना तो इससे पहले के जो 2 महीने थे, देखो एक चीज़ यहाँ पे समझ लो, कंपनी कहती है कि मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें जिससे परचेस करना है उससे परचेस करो, जिसको बेचना है उसको बेचो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्या मतलब? इसको मैंने कहा इसको इस तरीके से समझ लो, कंपनी कहती है कि भैया तुम्हें जिससे भी, ऐसे यहाँ पर कौन था भैया? यहाँ पे थे आपके पास कौन? एक तरफ था भैया रवि और दूसरी तरफ था कौन भैया? मिस्टर ए। तुम्हें जिससे डिबेंचर खरीदना है खरीदो, जिसको बेचना है बेचो, कोई मतलब नहीं है। कंपनी बोलती है कि भैया मैं कौन हूँ? कंपनी बोलती है भैया मैं तो इंटरेस्ट उसी को ही दूंगी जिसके पास डिबेंचर होंगे मतलब, अरे मतलब इन 2 डेटों में, ये वाली जो डेट थी 30 सितंबर को जिसके पास डिबेंचर हो उसी को ही ब्याज मिलेगा भाई। 31/3 में जिसके पास डिबेंचर हो उसी को ही ब्याज मिलेगा। कहने का मतलब ये, समझ में आई बात? 30 सितंबर को जिसके पास क्या होंगे? डिबेंचर, उसी को ही ब्याज मिलेगा। 31/3 को जिसके पास होंगे डिबेंचर उसी को ही ब्याज मिलने वाला है। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा बोल रहा है भैया कंपनी। समझ में आया? तो अब ध्यान से मेरी बात समझना, इस केस में क्या करना पड़ेगा? इस केस में रवि क्या करेंगे? 2 महीने का इंटरेस्ट मिस्टर ए को देंगे। कौन से 2 महीने? अरे ये वाले 2 महीने भाई, ये वाले 2 महीने। ये कौन कौन से थे? ये थे भैया अप्रैल और मई, ये 2 महीने अप्रैल और मई। अब समझ में आ रहा है बात? हाँ जी सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो इसमें क्या हो जाएगा भैया? रवि क्या करेंगे? मिस्टर ए को 2 महीने का इंटरेस्ट देंगे। रवि क्या करेंगे? मिस्टर ए को 2 महीने का इंटरेस्ट देने वाले हैं। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? देखो यहाँ पे मैंने वही समझा रखा है, अप्रैल और मई समझ में आ गया। तो रवि को देखो, रवि को तो कंपनी से पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। ध्यान से समझना, रवि को तो पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन रवि क्या करेंगे? 2 महीने का इंटरेस्ट किसको दे देंगे? मिस्टर ए को। तो रवि पे 2 मंथ्स इंटरेस्ट टू मिस्टर ए। समझ में आ गया? और रवि को रिसीव्ड हो जाएगा 6 महीने का इंटरेस्ट। कहाँ से? कंपनी से। अच्छा, तो देखो यहाँ पे 1/6/2022 को ही एंट्री डालनी पड़ेगी। किस चीज़ की? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट DR2 बैंक। इनको भी एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। समझ में आ गया? DR2 बैंक ए माइनस का रूल लग गया। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है 2 महीने का। क्या 500 गुणा 100 समझ में आया है? बिल्कुल भैया, 500 डिबेंचर थे और कंपनी हमेशा जो इंटरेस्ट देती है वो फेस वैल्यू पर देती है। कंपनी हमेशा इंटरेस्ट फेस वैल्यू पर देती है। कंपनी हमेशा इंटरेस्ट फेस वैल्यू पर देती है। तो हमको 500 मल्टीप्लाई बाय 100 समझ में आया है 50,000। 12% समझ में आया? हाँ जी, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमको समझ में आया। क्या 2/12 समझ में आया? बिल्कुल। अप्रैल और मई हमको समझ में आया 2 महीने। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर आपको आ गया समझ में तो आपको 1,000 समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में। चलिए आगे क्या हुआ? रवि को भैया कंपनी से क्या मिल गया? इंटरेस्ट। तो रवि को जैसी कंपनी से इंटरेस्ट मिलेगा, इनके चेहरे पर आपको दिखने वाली है क्या? खुशी। मैंने कहा क्यों खुश हो? बोल रहे भैया मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। मैंने कहा क्यों बढ़ गया? बोल रहे क्योंकि मुझको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है। मैंने कहा ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या आपको 500 गुणा 100 समझ में आया? बिल्कुल सर, हमें समझ में आ रहा। 500 डिबेंचर हैं, 100 क्या है? उसकी फेस वैल्यू है। मैंने कहा 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? क्योंकि कंपनी हमेशा फेस वैल्यू पर ही इंटरेस्ट देती है। क्या 12% समझ में आया? बिल्कुल हमको रेट समझ में आया। क्या 1/2 समझ में आया? बिल्कुल हमको समझ में आया। पक्का? 500 गुणा 100 गुणा 12% डिवाइडेड बाई 2, 3,000 समझ में आ गया ये? बिल्कुल। कहाँ से कहाँ तक? आपने कहा भैया कंपनी ने पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया है इंटरेस्ट, ये देखो। अब आई बात समझ में, कितने महीने का?
पूरे मिला ना रवि को, तो पूरे महीने का मिला, पूरे महीने मतलब अप्रैल मई जून तो मिला ही, प्लस अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, तीनों महीने का मिल गया। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर हो गए कितने भाई, 4 महीने ये हो गए और 2 महीने ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 6 महीने। समझ में आई बात? कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की नहीं भैया? नहीं, हमें समझ में आ गया है। आगे की कहानी देखो। 31 जनवरी को रवि ने क्या करा, कुछ डिबेंचर, कुछ मतलब कितने डिबेंचर थे रवि के पास भैया, 500, तो उसने 500 में से 300 डिबेंचर 112 के रेट में बी को बेच दिए। समझ में आया? रवि ने क्या करा, 300 डिबेंचर 112 के रेट में किसको बेच दिए, बी को। कब भैया, 31 जनवरी को। थोड़ा टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो मेरे साथ? बिल्कुल कर लेंगे। सितंबर के बाद क्या आ जाएगा, अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कितने महीने, 4 महीने। 4 महीने समझ में आ रहा? तो जब इन्होंने बेचे होंगे तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये वाली एंट्री समझ में आ गई, ए प्लस ए माइनस की। हाँ जी, ये तुमको समझ में आ गई बेचने की। क्या आपको 300 मल्टीप्लाई बाय 112 समझ में आया? बिल्कुल भैया, 300 डिबेंचर थे और 112 के रेट से भी बेचे, तो हमको समझ में आ गया। 300 मल्टीप्लाई बाय 112 कितने हो गए, 33,600 है, हमको समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या रहेगा, जो रवि रहेंगे ना, ये कौन है भैया, रवि, और दूसरे कौन थे भैया, मिस्टर बी। अब ये मिस्टर बी से क्या करेंगे, 4 महीने का इंटरेस्ट ले लेंगे। समझ में आया? जैसे पहले दिया तब ले लेंगे, ठीक है। तो देखो, क्या आपको 300 मल्टीप्लाई बाय 100 समझ में आया? हाँ जी। 4, ये 12% समझ में आया? बिल्कुल। 4/12 समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया। 4 महीने का, तो ए प्लस और एन प्लस का यहाँ पे रूल लग गया। 1200 समझ में आ गया, 1200 आपको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, इनकी मैंने कंबाइंड एंट्री भी यहाँ पर ये बना दी है, ये भी आपको समझ में कंबाइंड एंट्री आई गई होगी, है ना। बैंक में ए प्लस, इन्वेस्टमेंट में ए माइनस, इसमें एन प्लस का रूल लग गया, ठीक है जी। अच्छा, जब भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ खरीदते हैं आप बेचते हैं ना भैया, हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 300 शेयर बेचे, कितने शेयर, ओ सॉरी गलती हो गई, 300 डिवेंचर। क्या हो गया भैया, हमने क्या करे, 300 डिवेंचर्स बेचे। कितने, 300 डिवेंचर्स बेचे। यही तो हम पढ़ रहे थे ना अभी, डिवेंचर्स वाली जो कहानी, यहाँ से मैंने स्टार्ट करा था ना तुम्हारे साथ, ये फिक्स्ड इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट सिक्योरिटी, FIBS, याद आ रहा है, जहाँ पे डिवेंचर्स, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऐसे करके, ठीक है। हाँ, अच्छा जी, हमने कहा कि हमने कितने डिबेंचर बेचे भैया, 300। उसकी देखो कॉस्ट थी भैया 107 रुपये की, क्या थी, कॉस्ट थी। बेचे कितने के, 112 रुपये के। हमको 5 रुपये का नुकसान हो गया। कितने बेचे, 300 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ गया, 1500। एक कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हो, दूसरी कैलकुलेशन आप पूरी डिटेल में भी कर सकते हो, डिटेल कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ठीक है। 1500 का नुकसान समझ में आ गया। हाँ जी, हमको 1500 का। अब जो नुकसान है ये आप कहाँ पर दिखाओगे भैया, नुकसान हम कहाँ पर दिखाते हैं, नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? नहीं भैया, हमको तो यहाँ पर फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। मैंने कहा प्रॉफिट हुआ, बोल रहे हाँ भैया हाँ प्रॉफिट ही तो हुआ। मैंने कहा कैसे, बोल रहे भैया हमने 112 में बेचा है और 107 में हमने खरीदा था, तो तुमको 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है भाई, अगर आपको ये प्रॉफिट है तो आप इसको दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस के, कहाँ पर ट्रांसफर करोगे, इसको क्रेडिट में। इतनी बात तो समझ में आ रही, तो एंट्री उसकी ये हो गई। इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर DR2 प्रॉफिट इंटरेस्ट, वो टू प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट अकाउंट। समझ में आया? तो हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। अगली, फिर जो हमने बेच दिया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटर, ये जो हमको जो ब्याज मिला कितने महीने का, जो हमको पूरा, जो हमको पूरे साल भर का ब्याज मिलेगा। और याद रखना इस चीज़ को भी, देखो यहाँ पर समझ लो, बहुत सिंपल है। देखो 500 डिवेंचर थे, 500 में से 300 तो रवि ने बेच दिए, कितने बचे उसके पास, 200। तो अब उसको इंटरेस्ट सिर्फ इस 200 ही डिवेंचर में मिलेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। और इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट DR2 प्रॉफिट एंड लॉस। ये कैसे आया, ध्यान से मेरी बात समझना। देखो यहाँ पे कहाँ से थी कहानी स्टार्ट थी हमारी कहानी स्टार्ट थी। देखो, इन्होंने सबसे पहले इंटरेस्ट ये पे करा, जो दिया था 1000, ये समझ में आ रहा। तो इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर माइनस कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर इंटरेस्ट मिला है, कहाँ कहाँ पर इंटरेस्ट मिला है भैया। ये मिला 3000 रुपये का, एन प्लस दिख रहा, और ये दिख रहा 1200 का, 3000 और 1200, और एन प्लस कहाँ है, और एक ये रहा, ये तो वही था, चलो कंबाइंड ही थी ये तो एंट्री, और 1200 का ये मिल गया। ये तो कितना,
3000, 1200 और 1200। तो आप क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे 1200 प्लस 1200 प्लस 3000 माइनस 1000, तो क्या आ जाएगा आपका 4400। कोई दिक्कत तो नहीं। आज के लिए इतना बहुत है, फिर कल आपको आगे यहीं से स्टार्ट करते हैं। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।